सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ अब दिल्ली के जाफराबाद शाहीन बाग में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के करीब खवातीन का बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी है। देर रात अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ था। पुलिस ने जबरदस्ती खवातीन को हटाने की कोशिश की, लेकिन खवातीन धरने पर बैठ गई। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी जवान तैनात किए गए हैं। और आइए इस वक्त हमारे साथ रवि मिश्रा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाफराबाद से। रवि, क्या जानकारी आप दे रहे हैं? एक दूसरा शाहीन बाग बन चुका है। बिल्कुल जिलानी, आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के सामने मौजूद हूँ और एक नज़ारा ठीक है मेरे सामने है कि जाफराबाद मेट्रो स्टेशन का ये गेट आप देख रहे हैं जो कि पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। यानी किसी भी प्रकार से जो सवारी है, यात्री है, वो जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के परिसर में दाखिल नहीं हो सकते। और दूसरा नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि ठीक मेट्रो स्टेशन के बाहर ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, भारी संख्या में कल रात से यहाँ पे बैठी हुई है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है यहाँ पर मौजूदा जो भीड़ है वो भी अपने आप में तब्दीली कर रही है और भीड़ जैसे जैसे वक्त बीत रहा है यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। ये तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं जो हाथ में तिरंगा लिए यहाँ पर जो कि जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क होती है, उस सड़क के ठीक नीचे यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके हाथ में बैनर है, इनके हाथ में भीमराव अंबेडकर का बैनर है, वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। तो इसमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध महिलाएं हैं जो कि अपनी बात रखने के लिए आज जाफराबाद मेट्रो स्टेशन परिसर के नीचे भारी संख्या में मौजूद हैं। जो चाहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे आए, बातचीत करे और सीए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर जो ये विरोध जता रहे हैं, इसको लेकर सरकार द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। ये रवि, एक चीज जानना चाहेंगे। एक तरफ शाहीन बाग का मसला हल नहीं हो रहा है, वहां पर जाफराबाद में अभी एक दूसरा शाहीन बाग बन गया है, तो कैसे इस मसले को हल किया जाए? वहां के लोगों की डिमांड क्या है? क्योंकि शाहीन बाग मसला हल नहीं हुआ है अभी। बिल्कुल जिलानी, देखिए साफ तौर पर जो शाहीन बाग है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार वहाँ पे वार्ताकार पहुँच रहे हैं और शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जो रास्ता वहाँ पे जाम है उसको खोलने की कोशिश की जा रही है और एक रास्ता खुला है। इस कड़ी में जहाँ एक बेहतरीन खबर हमें मिली कि एक रास्ता खुला गया है और लोगों को जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनको वहाँ से आने जाने में थोड़ी सुविधा मिली। मगर उसी बार देखा गया कि तुरंत जो कि जाफराबाद मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। सीए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर तमाम ये लोग भारी संख्या में मौजूद हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर इनका जमावड़ा देखने को मिल रहा है। और रवि, आज संडे है और अब जैसा कि आप बता रहे हैं मेट्रो स्टेशन के नीचे ये सारे लोग जमा हो गए हैं। यहाँ पर फिर किस तरह की दिक्कतों का सामना होगा आवाजाही के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल मसरूफ तरीन रास्ते होते हैं मेट्रो का जिस तरह से स्टेशन है। बिल्कुल यानी देखिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आदमी यातायात साधनों का इस्तेमाल करता है। इसी कड़ी में मेट्रो एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो कि पूरी तरीके से बंद है। और जो पीछे की आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क पर एक तरफा ही जो वाहनों की जो आवाजाही है वो एक ही सड़क पे हो रही है। जो रेलिंग पे आपको लोग दिख रहे हैं ये सब रोड के किनारे खड़े हैं। एक ही सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे रहने वाले और यहाँ से गुजरने वालों को काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये है कि ये भीड़ यहाँ से कब हटेगी और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर बैठे रहेंगे। लेकिन रवि, एक तरफ शाहीन बाग में बातचीत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो मसालतकार हैं वो बातचीत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास वो सारी बातें जाएंगी जो उनके मुतालबात हैं, जो उनके तजावीज़ हैं। लेकिन फिर ये एक दूसरा धरना अचानक होता है,
इसके क्या माने निकाले जाएं? जबकि बातचीत हो रही है तब फिर दूसरा मुजाहरा क्यों, दूसरा शाहीन बाग क्यों? सवाल यह भी है। बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने कि काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जब एक तरफ वार्ता हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा अनुसार वहाँ पे लोग आ रहे हैं और प्रदर्शनकारियों के बीच में बातचीत हो रही है, तो ऐसे में दूसरी मुश्किल यहाँ खड़ी हो जाती है क्योंकि जाफराबाद के रूप में दिखाई पड़ रही है। इतने भारी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी बातों को लेकर यहाँ पे अड़े हुए हैं। ऐसे में इनको किस तरीके से समझाया जाएगा? अभी शाहीन बाग की स्थिति अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है, तो अब माहौल जाफराबाद की तरफ भी देखा जा रहा है कि क्या ये लोग इसी तरह अड़े रहेंगे। यहाँ पे जो सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ के जवान की बात करें, आप यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान की बात करें, तो काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस सुरक्षा बल का डिप्लॉयमेंट हो चुका है, मगर अभी भी इन लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है कि किस तरीके से इस रास्ते को खाली किया जाए। मगर इनकी बातें, इनकी मांगें अभी तक अड़ी हुई हैं और ये साफ तौर पे चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई आए और इनकी मांगों को सुना जाए। रवि एक तरफ वजाहत हबीबुल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि रास्ता जो है पुलिस ने बंद किया हुआ है, जो रास्ते खुल जाएंगे सब कुछ ठीक होगा, और एक रास्ता आज खोला भी गया है जहां से कार और टू व्हीलर्स का जो है आवाजाही हो रही है, एक अच्छी बात है। लेकिन अब यहां पर मेट्रो है और एक साइड की सड़क बंद हो जाती है, तो ऐसे में फिर आज के इस प्रोटेस्ट पर फिर सवाल उठेगा कि यहां का रास्ता तो प्रदर्शनकारियों ने रोका है एक तरह से, जबकि वजाहत हबीबुल्लाह कहते हैं कि पुलिस ने रोका। तो यहां पर क्या कोई रास्ता आसपास में फिर बंद किया गया है? क्या कुछ आप वहां की रूपरेखा बताएंगे? अभी वहां का किस तरह का रास्ता है, कहां से कहां तक बंद है? क्या पुलिस वहां पर भी कोई बैरिकेड लगाया गया है? क्या कुछ हो रहा है वहां? बिल्कुल जिलानी, आपको दिखाना चाहूँगा कि आप जो ये देख रहे हैं, एक तरफा यहाँ पर पूरी तरीके से भीड़ यहाँ पे उमड़ी हुई है और ठीक सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पर बैनर को लगा दिया गया है, पुलिस बैरिकेड है और रास्ते को रोक दिया गया है। लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि दूसरी तरफ भी नज़ारा कुछ ऐसा ही है और यहाँ पे भी लोगों को पूरी तरीके से रोका गया है और बैरिकेडिंग की गई है। हाथ में तिरंगा है और दोनों तरफ दिल्ली पुलिस की हाई डिप्लॉयमेंट यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर तैनात है, सतर्क है, सचेत है कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे कोई हिंसा ना हो, किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। रवि, इस रूट की ट्रैफिक को फिर कहाँ तब्दील किया गया है? इस रूट की जो ट्रैफिक है उसे किस तरफ डाइवर्ट किया गया है? क्योंकि अब फिर रास्ते का मसला यहाँ भी फिर होगा, फिर उस पर भी जो है वाबला होगा, लोग हटेंगे नहीं। फिर यहाँ पर भी क्या चाहते हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट से लोग, जहां शाहीन बाग में बात हो रही है, फिर यहाँ पर भी बातचीत हो? जी बिल्कुल जिलानी, देखिए जो शासन प्रशासन है, यहाँ पे पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद है जो कि इनसे प्रदर्शनकारियों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रास्ता क्लियर हो जाए, क्योंकि आवाजाही में काफ़ी लोगों को समस्या हो रही है। मगर ये लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो रहे और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है यहाँ पर इनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पहले वो आगे तक थे, अब ये पूरी जगह आप देख सकते हैं कि पूरी जगह पैक हो चुकी है। अब ये पूरा मेट्रो परिसर के जो नीचे सड़क है, पूरी सड़क चकाचक यहाँ पर महिलाओं के द्वारा यहाँ पे भरी हुई है। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन इन्हें किस तरीके से समझाता है और इनको मनाता है। और साफ तौर पे जिलानी, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो मीडिया को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो मीडिया से बात करना नहीं चाहते, तो वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार तक उनकी बात जाए और केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे, इनसे उनकी बातचीत हो और कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि, इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। आप माहौल पर नजर बना रखें, फिर आप तक करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं नाज़रीन, आप जाफराबाद पर एक और शाहीन बाग बन गया है, मेट्रो के नीचे सड़क को बंद कर दिया गया है, दोनों जानिब से बैरिकेड लगाकर। मुतालबा यही है कि इनकी बातों को सुना जाए, लेकिन सरकार की तरफ से, मीडिया के जरिए नहीं। और आगे बढ़ेंगे। शाहीन बाग धरने के ताल्लुक से वजाहत हबीबुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने शाहीन बाग के एहतजाज को पुरअमन बताया है। उन्होंने हलफनामे में जिक्र किया कि पुलिस ने शाहीन बाग के करीब गैर जरूरी नाकाबंदी की है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। अगर
नाकाबंदियों को हटा दिया जाए तो हालात मामूल पर आ सकते हैं। वहीं वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा कि शहरियत कानून, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन से हुकूमत को बातचीत करनी चाहिए। आपको बता दें कि शाहीन बाग में खवातीन का धरना 70 दिनों से जारी है। 4 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुज़ाकरातकार मुजाहिरीन से बातचीत करते रहे, लेकिन खातिर ख्वाह नतीजा सामने नहीं आया। आपको बता दें कि कल मुजाहिलतकार साधना रामचंद्रन शाहीन बाग तन्हा गई थी और उन्होंने मुजाहिरीन से बातचीत की, जिसके बाद मुजाहिरीन ने 7 शर्तें रखी थी, जिनमें सिक्योरिटी को यकीनी बनाना, हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ना और एनपीआर पर रोक लगाना शामिल था। इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में अपोजिशन लीडर फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शरद पवार को राम मंदिर बनने की फिक्र नहीं है, बाबरी मस्जिद कब बनेगी इसकी फिक्र ज्यादा है। अकलियतों के वोट बैंक की सियासत हो रही है, मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात हो रही है, मजहब के नाम पर रिजर्वेशन दिया गया तो हम इससे मुत्तफिक नहीं है। बड़ी खबर महाराष्ट्र में फडणवीस का एक बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया, जिस तरह से हाल ही में शरद पवार ने बाबरी मस्जिद कमेटी का जो है गठन करने की बात हुई थी, कमेटी बनाने की बात हुई थी। जिस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट की एक कमेटी बनाई गई है, उसी तरह से बाबरी मस्जिद कमेटी भी बनाई जाए। उस बयान को लेकर फडणवीस ने कहा कि शरद पवार को राम मंदिर बनने की फिक्र नहीं है, बाबरी मस्जिद कब बनेगी इसकी फिक्र ज्यादा है। और उस पूरे मामले के लिए बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है शरद पवार के बयान को लेकर के, क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा है अभी? प्रशांत। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो है पत्रकार परिषद लेते हुए देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया, क्योंकि कल से राज्य विधिमंडल का जो है अधिवेशन शुरू होना है, तो ऐसे में जो सरकार है उन्होंने न्योता दी थी जो अपोजिशन लीडर्स हैं, तो इन्होंने साफ मना किया कि हम उनके साथ चर्चा करने नहीं बैठेंगे। और साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर इस मामले में बात की। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा कि जो 3 पार्टियों की जो सरकार बनी है उनकी खुद की चर्चाएं खत्म नहीं हो रही हैं। ऐसे में हमें जो नेता दे रहे हैं हम उसको स्वीकार नहीं करते। सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर साफ शब्दों में ये कहा गया कि जिस तरह से पिछले दिनों शरद पवार ने यह बयान दिया कि राम मंदिर को बनाने की प्रक्रिया, यानी जो कमेटी है बनाने की प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है, तो बाबरी मस्जिद बनाने की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी? तो इस चीज को लेकर यहाँ पर साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार को चिंता इस बात की नहीं है कि राम मंदिर कब बनेगी या बनाई जाएगी, बल्कि उन्हें चिंता इस बात की है कि बाबरी मस्जिद कब और कैसे बनाई जाएगी। ये राजनीति जो है वोटों के लिए की जा रही है। साथ ही उन्होंने रिजर्वेशन के मुद्दों को लेकर साफ तौर पर कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर की जो सोच थी, उनका कहना था कि मजहब को देखते हुए रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, और उससे हम बिल्कुल सहमत है। अगर ऐसा अगर आगे होता है तो उसका बिल्कुल ये विरोध करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, राजनीति को लेकर जब से इलेक्शन हुआ है और जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, इसे लेकर विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस कई मुद्दों को सामने रखते जा रहे हैं। और जिस तरह से कल से अधिवेशन शुरू होगा तो तमाम ये मुद्दे जो है अधिवेशन में रखे जाएंगे और उसका कड़ा रूप से जो है विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से की जाएगी। प्रशांत, अगर हम बात करें मंदिर मस्जिद के अलावा भी, ये अब वहां पर महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हो गई है मस्जिद मंदिर को लेकर एक बार, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सब कुछ साफ कर दिया है और पूरे हिंदुस्तान ने इस फैसले को मान भी लिया है। और मस्जिद की जहां तक बात है, कुछ नेता ये भी कहते हैं कि जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मस्जिद मंदिर की आप कमेटी बनाते हैं, तो मस्जिद की कमेटी भी बना दी जाए ताकि एक मैसेज सही पहुंचे पूरे देश को। शरद पवार का कुछ पार्टियां या कुछ लीडर समर्थन भी करते नजर आते हैं, तो क्या कल जिस तरह से अधिवेशन शुरू होगा उसमें यह मुद्दा छाया रहेगा? हेलो प्रशांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, लगता है मेरी आवाज प्रशांत तक नहीं जा रही है। जैसा कि प्रशांत ने कहा कि इस मुद्दे पर सियासत जरूर हो रही है और जिस तरह से अधिवेशन शुरू होना है असेंबली का, उसमें अब अपोजिशन पूरी तरह से इस 3 पार्टियों की सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। और मुद्दे की शुरुआत महाराष्ट्र यदि इस अधिवेशन में जो बात बनेगी उसमें अब मंदिर मस्जिद को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र में सियासत
चल रही है। अक़लियतों के वोट बैंक की सियासत हो रही है तो कोई हिंदू वोट बैंक की सियासत का इल्जाम लगा रहा है। नामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम। बिहार असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। आरजेडी लीडर और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने पटना से यात्रा का आगाज कर दिया है। अपने हाईटेक रथ पर बैठकर बिहार की यात्रा पर तेजस्वी यादव निकल चुके हैं। इस यात्रा की थीम है बेरोजगारी हटाओ। कानपुर में 20 दिसंबर 2019 का वो दिन जब मुल्क भर में सीए और एनआरसी के खिलाफ मुजाहरे चल रहे थे, तो कानपुर में भी जुमे के दिन मुजाहरा हो रहा था। लेकिन यहां हुआ बाबूपुरवा तशद्दुद में 3 लोगों की मौत हो गई, मुतादिद जख्मी भी हो गए थे। पेश है कानपुर से संदीप सविता की रिपोर्ट। कानपुर के बाबूपुरवा में तशद्दुद हुए भले ही 2 महीने हो गए हों, लेकिन जिनके घर के चिराग बुझ गए हैं उनका दिल आज भी रो रहा है। और जख्मी अफराद के जख्म भले ही भर रहे हों, लेकिन उनकी दर्द भरी यादें आज भी ताज़ा हैं। वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी और थोड़ी दूर पे पुलिस भी खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा किनारे से होके चला जाऊँ। तो बस जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, एक पुलिस वाला सामने आ गया और उसने मुझ पे गोली मार दी और अचानक गोलियां भी चलने लगी। क्योंकि मेरे घर के हालात थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि रोज़मर्रा कमाने वाले आदमी हम, कुछ वो भी कमा लेता, कुछ हम भी कमा लेते, इससे घर चल जाता मेरा। तो उस दिन भी यही हुआ कि वो इलाज वो जा रहा था पढ़ाने बच्चों को, तो वहाँ हमने मना भी किया कि ना जा बेटा, जो है सही नहीं माहौल। लगा नहीं पापा जाना है मुझे, बच्चों को पढ़ाना है। तो वहाँ गया 4 रात पास, और वहाँ तमाम जरा के मैटर हो रहे थे, भीड़ भगवान लगी थी, तो वो सोचा निकल जाए, और वहाँ उसके साथ ये हादसा हो गया। बाबूपुरवा इलाके की तस्वीर खुद ब खुद बयां कर रही है कि 20 तारीख को क्या मंजर रहा होगा। बाजारों की दुकानों में उसके सबूत आज भी मौजूद हैं। गोलियों के निशान वहां साफ तौर से देखे जा सकते हैं। हालांकि इस मामले पर एक तरफ एसआईटी की जांच जारी है, कई गिरफ्तारियां हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर सीएमएम कोर्ट में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ एक एफआईआर के लिए अर्जी भी दाखिल की गई है। मुतासिरीन के वकील ने मुतासिरों के लिए हुकूमत से मुआवजे का भी मुतालबा किया है। लड़का काम कर रहा था और जब भगदड़ होने लगी तो भागा वहाँ से। जब भागा तो सड़क नहीं क्रॉस कर पाया तो उमर ने गोली मार दी उसके। अब वो फिर अस्पताल ले गए, वहाँ भर्ती कराया, मिलने नहीं दिया, हमारे बच्चे से नहीं मिलने दिया। हम बच्चे के मुंह में एक बूंद पानी भी नहीं डाल सके। इसमें नाहक बेकसूर जो लड़के थे, रईस, सैफ और आफ्ताब, हलाक हो गए। और उन्होंने खुद अपने बयानात को दिया और उन्होंने डॉक्टर से भी कहा, पुलिस से भी कहा कि हमारे बयान दर्ज कर लिए जाए कि पुलिस ने मुझे गोली मारी, लेकिन कोई बयान दर्ज नहीं किए गए, जिसके बाबत पीड़ितों की तरफ से मैंने मुकदमे की पैरवी की। बुरे हालात है, किस तरीके से ज़िंदगी जीएंगे, इसलिए गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि उसको मुतालबा करके उनको सही कंपनसेशन दे और जो दोषी हैं पुलिस जन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। 20 दिसंबर को कानपुर में सीएए के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। लेकिन इस पूरे मामले को 2 महीने बीत गए हैं। कुछ लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन बाबूपुरवा के वो लोग जो इसमें पीड़ित हुए, जिनके परिवार के लोग अब नहीं रहे और जो घायल हैं, वो ये दिन शायद कभी नहीं भूल पाएंगे और आज भी इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मुल्क और बैरून ममालिक से अकीदतमंद हाजिरी देने पहुंचते हैं और दुआ करते हैं। गुजरात से आए अकीदतमंद सलीम ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सीएए जैसे कानून के खत्म होने के लिए अर्जी लगाई और दुआ की है। सलीम को यकीन है कि जल्द ही सीएए और एनआरसी से मुल्क को निजात मिल जाएगी। जो मुल्क में ये चल रहा है एनआरसी और सीएए, उसके खिलाफ जो भी साजिशें हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से और दूसरे कौमों की तरफ से, तो इंशाअल्लाह हमने वही लिखा है कि हमारे जो मुसलमानों पे एनआरसी और सीएए के बारे में जो गुस्ताखियाँ हो रही है
वो उससे हमें निजात दिलाए। और बेशक पूरा हमें भरोसा है कि हमें हमारे ख्वाजा गरीब नवाज है, जो गरीबों के नवाज हैं, वो हमारी ज़रूर इंशाल्लाह मदद करेंगे। ख्वाजा साहब के दरबार में जो लोग हाजिर नहीं हो सकते वो अपनी तरफ से अर्ज़ियाँ गरीब नवाज के बारगाह में भेजते हैं, और जो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं वो अपनी तरफ से अर्ज़ियाँ दरबार में आके खुद बांधते हैं। तो ये उनकी एक अकीदत है, गरीब नवाज के दरबार में यहाँ पर हम अर्ज़ियाँ बांधें, यहाँ पर धागा बांधें और ख्वाजा साहब को यहाँ पर एक अपनी सुनवाई की इल्तिजा लगा दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल हिंदुस्तान दौरे पर आ रहे हैं। अहमदाबाद में 3 तैयारियां जोरों पर हैं। ट्रंप की आमद को लेकर आवाम में भी काफी जोश व खरोश देखा जा रहा है। नमस्ते ट्रंप में शिरकत करने के लिए अमेरिका से भी कई लोग अहमदाबाद पहुंचे हैं। मेरा नाम राहुल वालिया है, मैं न्यू जर्सी यूएसए से आया हूं। हम गुजरात इसलिए आए हैं नमस्ते ट्रंप का एक्सपीरियंस करने। हम हाउडी मोडी इवेंट में भी गए थे, वहाँ पे 50-60 हज़ार की संख्या से लोग थे, सारे इंडियन अमेरिकन्स थे वहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, यहाँ का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, और हम ये विटनेस करने आए हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 सबसे बड़े वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो एक साथ 5 महीने के अंदर अंदर एक बार फिर इतने बड़े मंच पे एक साथ आ रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस या पॉलिसी के लिए नहीं पर जन समाज के लिए। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में आया हूँ, और मैं ये प्रोग्राम में बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे बड़ा लोकतंत्र के सामने ये देख रहा है कि ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम सिर्फ प्रोग्राम के लिए नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम तो दोनों नागरिकों, दोनों देश का संबंध बढ़ाने के लिए है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद से एक रोज कबल मोटेरा स्टेडियम के पास आरजी तौर पर तामीर किया गया वीवीआईपी गेट तेज हवा के सबब अचानक गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि इस गेट से पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप गुजरने वाले थे। गेट के अचानक गिरने से इंतजामिया की तैयारियों पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के एक दिन पहले ही जो वीवीआईपी गेट है मोटेरा स्टेडियम का, वहां पे जो गेट बनवाया गया था, वो गेट आज पहली अर्ली जो मॉर्निंग थी तब ये जो गेट है वो धराशायी हुआ था। अब दृश्य में भी देख रहे हैं कि जो गेट था उसको थोड़े दिन पहले ही बनाया गया था। ये जो गेट है वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला था, उसके बिल्कुल एक दिन पहले ही ये घटना बनी है, ये हादसा बना है। दूसरी तरफ बात की जाए तो ये जो गेट है वो भारी पवन के कारण से धराशायी हुआ था, ऐसा यहाँ पे जो मौजूद लोग थे उन लोगों का कहना है। हालांकि ये जो गेट है वो गेट को अभी रिपेयर किया जाएगा और फिर से ये खड़ा किया जाएगा। और दूसरी तरफ बात की जाए तो कल ये जो दोनों जो प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप जो आने वाले हैं उसके एक दिन पहले ये घटना बनी है, तो उसके लिए अधिकारी में दौड़धाम मची है और ये पूरी तरीके से इसको बनाने की कामगिरी अभी शुरू की जाएगी। कैमरामैन सागर अबारी के साथ धर्मेश शुक्रिया, न्यूज़ 18 अहमदाबाद। कल अमेरिकी सदर ताज नगरी आगरा आ रहे हैं। ताज नगरी को पूरी तरह से सजाया गया है। उनके इस्तकबाल के लिए जगह जगह होर्डिंग्स लगाई गई हैं। क्या कहती हैं होर्डिंग्स, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे हिमांशु त्रिपाठी ने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी 24 फरवरी को आगरा आकर के ताजमहल का दीदार करेंगे, तो ट्रंप के स्वागत में बेकरार है ताज नगरी। और आगरा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से साज सज्जा की जा रही है। तरह तरह के फूल यहाँ लगाए जा रहे हैं फुटपाथ पर। फुटपाथ का पूरा इलाका फूलों से सजाया जा रहा है ताकि ट्रंप जब इस मॉल रोड से गुजरते हुए जाए ताजमहल तो उन्हें सुखद अनुभूत हो। इसके अलावा यहाँ तमाम होल्डिंग भी लगाई गई है और उन होल्डिंगों के जरिए ट्रंप का वेलकम किया गया है। इस होल्डिंग में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है और वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ 230 मिलियन पीपुल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की तरफ से योगी आदित्यनाथ जो यहाँ के सीएम हैं उन्होंने स्वागत किया है ट्रंप का। इसके अलावा आप दूसरी होल्डिंग में देख सकते हैं कि उस होल्डिंग में ट्रंप और ट्रंप की पत्नी नज़र आ रही हैं। यहाँ इस होल्डिंग में आगरा की तरफ से प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ आगरा की तरफ से ट्रंप का स्वागत किया गया है। तो इसी तरह से पूरे शहर में हजारों होल्डिंग लगाई गई है और इन होल्डिंगों में अलग अलग जो यूपी के प्रमुख शहर हैं, पवित्र शहर हैं, उनकी तरफ से, चाहे वाराणसी की बात करें, चाहे श्री राम जन्मभूमि की बात करें, तो श्री राम जन्मस्थान की तरफ से स्वागत किया गया है ट्रंप का।
वाराणसी की तरफ से स्वागत किया गया है ट्रंप का, कृष्ण जन्मस्थान की तरफ से स्वागत किया गया है ट्रंप का। तो सभी प्रमुख शहरों की तरफ से ट्रंप का स्वागत किया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से होल्डिंगों में ट्रंप का स्वागत करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि सीएम योगी भी ट्रंप के स्वागत में ताजनगरी में मौजूद रहेंगे। कैमरामैन मनोज साही के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।